आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर आ रही है गुमला से, जहां माओवादी कमांडर रविंद्र गंझू, रंथू राव और बलराम के दस्ते के ठहरने की सूचना मिलने पर गुमला और लोहरदगा पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि इस दौरान पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली है। विशनपुर प्रखंड के रिसापाट गांव में नक्सलियों के ठहरने की सूचना थी। सर्च ऑपरेशन का नेतृत्व लोहरदगा अभियान एसपी ने किया, जिसके साथ घाघरा और किस्को थाने की पुलिस भी शामिल थी। लगातार माओवादी इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमाने में लगे हैं और इसे देखते हुए पुलिस सर्च अभियान चला रही है। और आपको यह बताएं कि 2 दिन पहले इलाके में पोस्टरबाजी भी की गई थी, जिसके बाद से पुलिस सतर्क है। और रुपेश भगत हमारे साथ फोन लाइन पर। रुपेश, क्या खबर है? पुलिस को कामयाबी नहीं मिली तो मिला क्या? जी, आपको बता दें कि गुमला पुलिस लगातार लोहरदगा पुलिस के साथ में संयुक्त रूप से नक्सलियों के विरोध में छापेमारी अभियान कर रही है। पुलिस को इसी दौरान सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी के कमांडर रविंद्र गंझू और रंथू के साथ में उनका जो दस्ता है वो बिशनपुर के जंगली इलाकों में दस्ता आके ठहरा हुआ है। उसी का सूचना के बीच में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी अभियान चलाया, लेकिन पुलिस के आते ही नक्सलियों को भनक लग गई और नक्सली जंगल का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। अब पुलिस को कुछ भी सफलता हाथ नहीं लगी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। झारखंड को विकास की पटरी पर लाने और मालगाड़ी की कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन विकास की इन परियोजनाओं पर राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भारी पड़ रही है, क्योंकि इन योजनाओं में ये झारखंड में सक्रिय नक्सली और आपराधिक संगठन बाधक बने हुए हैं। रांची रेल मंडल के हटिया बंडा मुंडा सेक्शन में चल रहे रेलवे वर्क को नक्सली संगठन पीएलएफआई की ओर से बाधित किया जा रहा है। रांची रेल मंडल के हटिया बंडा मुंडा सेक्शन के तहत आने वाले कोयल नदी पर 218 मीटर लंबे ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन पीएलएफआई की वजह से बार बार यहां काम बंद हो जाता है। मामले पर ठेकेदार रेल प्रशासन को लेटर तो लिखते हैं, लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ मना कर देते हैं। ऐसे में पुलिस मुख्यालय की ओर से विशेष दिशा निर्देश जारी कर सभी एसपी को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन जिन जिलों में ये फ्रेट कॉरिडोर और अन्य जो विकास के कार्य चल रहे हैं, उसकी लगातार पुलिस मुख्यालय के स्तर से समीक्षा की जा रही है और उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करने के निर्देश जो है संबंधित जिला के पुलिस पदाधिकारियों को, एसपीज को और उनके वरीय पदाधिकारियों को भी दिए गए हैं। जो संबंधित एसपीज हैं उनके माध्यम से भी उन क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है और जहां भी जिस भी काम में जहां कोई बाधा आई है उसमें तत्काल जो है आवश्यक जो काम करना है सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो करते हुए उन कामों को सुरक्षा दी जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। रांची के सिकिंदरी थाना क्षेत्र में हुए पेट्रोल पंप लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यहां भुसूर स्थित बालाजी फ्यूल पेट्रोल पंप से 3 नकाबपोश अपराधियों ने रिवॉल्वर के बल पर 60,000 रुपए लूट लिए। घटना रविवार रात 10:30 बजे की है, जब 3 नकाबपोश अपराधियों ने पंप में कार्यरत मैनेजर समेत 4 कर्मचारियों का मोबाइल लूटा था। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद है। पेट्रोल पंप पर पैदल ही पहुंचे अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। इसका छीना था फिर लौटा दिया इसको। इधर गढ़वा के जंगली इलाकों में इन दिनों हाथियों का आतंक देखा जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा रंका प्रखंड के इलाके में हाथी तांडव मचा रहे हैं। रंका प्रखंड के भौरी गांव में कुछ दिन पहले हाथी के बच्चे की मौत हो गई थी, जिसका बदला इस इलाके के लोगों से हाथी लगातार ले रहे हैं। मौत के बाद हाथी के बच्चे को वन विभाग की टीम ने उसी गांव में दफना दिया था। तब से रोजाना रात में हाथियों का झुंड इसी जगह पर आकर शोक मनाता है और गांव में उत्पात मचाता है। हाथियों के डर से ग्रामीण शाम होते होते घरों में दुबक जाते हैं, वहीं जगा कर हाथियों को भगाने में भी जुट जाते हैं। इधर हाथियों को जंगल में भगाने के लिए कोलकाता से वन विभाग ने स्पेशल टीम बुलाया है, लेकिन उन्हें भी अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। रात में हाथी घर तोड़ दिया तो रात भर ऐसी जागे रहते हैं। अब क्या होगा? तब आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या करब? बाल बच्चा लेके मर्द मानुस है नहीं के घर में, अबला दिन ही तो क्या करूं? हम लोग पश्चिम बंगाल बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट से आया है। क्यों आए हैं? हाथी भगाने के लिए आया है। जंगली हाथी इधर बहुत तंग कर रहा है, घर उड़ तोड़ रहा है, आदमी के ऊपर हमला कर रहा है, इसलिए हम लोग वन विभाग हम लोग को लाया है। अच्छा, आप लोग क्या करते क्या है?
यही मुसल से हम लोग भगाते हैं उसको। हाँ, हाथी का प्रकोप तो बढ़ा हुआ है, लेकिन हमारे डीएफओ साहब के निर्देश अनुसार यहाँ पर हाथी टीम का बुलाया गया है हम लोग को। ये लोग बांकुड़ा से आए हुए हैं और कल रात से ही हम लोग इसमें लगे हुए हैं। रात में हाथी मिला था? रात में हाथी गांव वाला सूचना दिया था, हम लोग देखने गए थे, लेकिन हाथी का पता नहीं चल पाया। लेकिन लगता है यहाँ से हाथी निकला है और खुतरा मोड़ की तरफ से आके गया है और वहाँ पे कुछ नुकसान किया है। गढ़वा में इन दिनों चारों ओर हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आतंक देखने को मिल रहा है वह गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के भौरी गांव में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर कुछ दिन पहले एक हाथी का बच्चे की मौत हुई थी। लेकिन जब से मौत हुई है, हाथियों का आतंक यहां पर बढ़ गया है। दबे जुबान में ग्रामीण बोल रहे हैं कि हाथी अपने बच्चे के मौत का बदला ले रहे हैं। हाथी द्वारा अब तक दर्जनों घरों को तोड़ दिया गया है, कई एकड़ के फसल को नष्ट कर दिया गया है, घर में रखे धान को भी चट कर गए हैं। वहीं रंका प्रखंड के ही बरवाही गांव के एक वृद्ध को हाथी अपने पैरों तले कुचल कर उसे मार दिया है। यह जिस जगह हम खड़े हैं यह भौरी का जंगली इलाका है, यहीं पर हाथी के बच्चे को दफनाया गया है। लोग कहते हैं कि डेली रात्रि में हाथी यहाँ आकर शोक मना रहे हैं और शोक मनाते हुए यहाँ उपद्रव भी मचा रहे हैं, जिससे काफी विकट स्थिति ग्रामीणों के समक्ष हो गई है, क्योंकि अब ये रात को जग कर दिन में सो रहे हैं, शाम होते ही अपने घरों में दुबक जा रहे हैं। वन विभाग की टीम हाथी को भगाने के लिए रांची से एक टीम बुलाई है और टीम जो आ गई है यहाँ पर, लेकिन अब देखते हैं यह कब तक हाथी को पुनः जंगल में वापस भेज सकते हैं, क्योंकि यह हाथी बेतला नेशनल पार्क और छत्तीसगढ़ के जंगली इलाका से गढ़वा पहुंचे हैं। ग्राउंड जीरो से चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने झारखंड के अधिकारियों पर निशाना साधा। बंधु तिर्की ने कहा कि बिहार से आए अधिकारी झारखंड में तमाशा कर रहे हैं, जानबूझकर SC/ST अधिकारियों की प्रोन्नति की फाइल को लटकाया जा रहा है और इसके पीछे की मंशा साफ है कि वो झारखंड के ST/SC अधिकारियों और कर्मचारियों को भला नहीं चाहते। उन्हें इस बात का डर है कि प्रोन्नति होने से उनका दबदबा कम हो जाएगा, जबकि इस मामले में विधानसभा समिति की अनुशंसा से लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आदेश भी जारी हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। ये सारा का सारा जिम्मेवारी पदाधिकारियों का है और जो पदाधिकारी बिहार से आए वो पदाधिकारी ज्यादा ही तमाशा करते हैं यहाँ पर, इसलिए हम चुपचाप इसमें बैठने वाले नहीं हैं। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ में जो ST/SC चाहे यहाँ के लोगों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। आप सारी चीज़ें जब आपका तमाम चीज़ें आपका सही है और ऐसी परिस्थिति में उसको न्याय देने में आप इतना देर क्यों कर रहे हैं? इससे कितने लोग, आपके कितने कर्मचारी लोगों का, पूरा हजारों हजार कर्मचारी आपका जब रिटायर्ड होकर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तब क्या उनको इस तरह से आप उनके लिए आप सोचेंगे? तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। इसलिए ST/SC कर्मचारी को जल्द से जल्द किसी भी मामले में उनको न्याय मिले, इसके संबंध में मैं जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा और इसको पार्टी के फोरम में भी इस बात को रख करके इस बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। इन पर अविनाश, जो बंधु तिर्की कह रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि बिहार से आए हुए जो बिहार कैडर के अधिकारी हैं उन्हें लेकर परेशानी कुछ ज्यादा बढ़ गई है। जमीनी हकीकत क्या, हालात क्या हैं? देखिए विवेक, अगर आप 2020 के बजट सत्र में ये सवाल बंधु तिर्की के द्वारा ही सदन में उठाया गया था और ये बात सही है कि झारखंड में जो ST/SC के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका प्रोन्नति का मामला वर्षों से लंबित है। इसी गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें बीजेपी के भी विधायक थे और उस समिति ने जो अनुशंसा की है उसमें भी ये स्पष्ट तौर पे था कि प्रोन्नति होनी चाहिए। उसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा भी अधिकारियों की एक टीम बनाई गई थी, उस टीम ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है। मुख्यमंत्री ने भी कई मौकों पर कहा है कि उनके द्वारा आदेश दे दिया गया है और प्रोन्नति होनी चाहिए जो वर्षों से लंबित है। बावजूद इसके अभी भी अगर आप देखें इस पूरी रिपोर्ट की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ये अब भी फाइल लटकी हुई है। इसमें दो ही बातें हो रही हैं कि या तो इस प्रोन्नति से वैसे अधिकारियों को
परेशानी हो सकती है। जो प्रोन्नति के बाद ST/SC के जो अधिकारी हैं वो उनसे ऊपर हो जाएंगे हिरार्की में, अगर आप देखें पद के लिहाज से अगर आप देखें तो उनकी जो अब तक की भूमिका रही है, या हम ये कहें कि जो झारखंड में हमेशा से कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स यहाँ सरकार चलाते हैं, प्रदेश चलाते हैं, उनका एक दबदबा रहता है, तो वो कहीं ना कहीं कम होगा और यही इसी ओर इशारा कर रहे हैं बंधु तिर्की। लेकिन बहुत बहुत इसमें शुक्रिया सबसे बड़ा जो अविनाश, सवाल बातचीत है के लिए। गिरिडीह में इन दिनों आदिवासी बहुल इलाके तीसरी प्रखंड में आदिवासी नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर या फिर रोजगार दिलाने के बहाने दलाल दिल्ली भेज रहे हैं। यहां उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। पिछले 3 महीने में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां शिकायत मिलने के बाद चाइल्ड लाइन NGO के सहयोग से नाबालिगों को सकुशल वापस लाया जा रहा है। तीसरी प्रखंड के गजवा पेसरा गांव में कुछ महीने पहले नाबालिग को दिल्ली भेजा गया था, जहां प्रताड़ना से तंग आकर नाबालिग भाग निकली, जिससे उसकी जान बच सकी और किसी तरह ट्रेन से साहिबगंज स्टेशन पहुंची। नाबालिग को रेलवे पुलिस ने बाल सुधार केंद्र भेजा और इसके बाद अब उसे परिवार को सौंप दिया गया। घर से दिल्ली गए थे अगस्त 2 तारीख को। उसका वहाँ दिल्ली में 1 महीना रहे, वहाँ पर पैसा दिया था, पर उसके बाद से दूसरा जगह गए, वहाँ पर पैसा नहीं दिया। 8,000 महीना देता था, तो वहाँ का लोग मेरे हाथ में नहीं दिया, ऑफिस वालों के हाथ में दे दी, पर ऑफिस वाला मेरे को नहीं दिया। फिर दूसरा जगह गए तो वहाँ पर 3 दिन हुए थे, फिर मेरे को बुखार होने लगा। इसका मैं वापस ऑफिस आए तो फिर वो लोग को बोले तो इलाज भी नहीं करवाया, इसलिए बोल के घर जाऊंगी, तो फिर इसे मेरे साथ मारपीट किया, इसलिए मैं भागी वहाँ से। रामगढ़ में NH 33 पर पटेल चौक के पास ट्रक में आग लग गई। ट्रक में नींबू लदा था और आगे चल रहे कंटेनर से टक्कर के बाद आग लगी थी और इस आग में ट्रक जलकर राख हो गया। घटना के बाद ट्रक में फंसे ड्राइवर को स्थानीय लोगों के सहयोग से बाहर निकालकर सदर अस्पताल भेज दिया गया। हादसे में ड्राइवर का पैर बुरी तरह से जला है, जिसे देखते हुए उसे रिम्स रेफर किया गया। रामगढ़ पुलिस ने फायर ब्रिगेड की सहायता से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से राख हो चुका था। ट्रक में आग लगने की वजह से रामगढ़ रांची रोड पर ट्रैफिक भी काफी देर तक रुका रहा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। NH 33 पर यह घटना घटी है। धू-धू कर जला ट्रक और हादसे में जो झुलसा हुआ ड्राइवर है उसे रिम्स भेजा गया है बेहतर इलाज के लिए। अरे पिलर को मारा, पिलर में ये जो डंपर हम लोग पीछे है ना, ये पटेल चौक के पास जो है अचानक से आग लग गई है गाड़ी में। कैसे लगी है इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं पता चल रहा। हो सकता है शॉर्ट सर्किट हुआ हो या घाटी से उतरने के कारण, कभी गाड़ी गर्म हो जाने के कारण, पहले भी ऐसा हो चुका है। अच्छा, तो उसी में नीचे का भाग जो है पूरा जल गया है। हम लोग प्रयास करके जल्दी से इसको तो अभी कहाँ भेजा गया पेशेंट को? रिम्स इसको। अच्छा, ये क्या ड्राइवर था या खलासी था सर? ड्राइवर भी है और गाड़ी का मालिक भी स्वयं है। गाड़ी था सर, गाड़ी में क्या लोड था सर? गाड़ी को अभी हम लोग को स्पष्ट पता नहीं चला है क्योंकि जो भी था जल गया है। तो नींबू का कह रहा था कि नींबू लोड है। जी। निर्वाचन आयोग ने देवघर के DC मंजूनाथ भजंत्री को हटाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि मंजूनाथ भजंत्री किसी भी चुनाव में बिना आयोग की अनुमति के DC पद पर नहीं रह सकते हैं। देवघर DC को गोड्डा सांसद की शिकायत पर पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, पर उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कार्रवाई करने को कहा है और साथ ही मंजूनाथ भजंत्री पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको यह बताएं कि मधुपुर उपचुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के 6 महीने बाद एक ही दिन में गोड्डा सांसद पर 5 थानों में FIR दर्ज कराई गई थी, जिसे निर्वाचन आयोग में सांसद ने चुनौती दी थी। देवघर में चुनाव आयोग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर देवघर DC मंजूनाथ भजंत्री को 15 दिनों के अंदर यहां से DC के पद पर हटाने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि कहीं पर भी अगर DC की चुनाव में काम दिया जाता है तो एक बार चुनाव आयोग को पहले सूचित किया जाएगा, उसके बाद ही ड्यूटी पर लगाया जाएगा। आपको बताते चले कि यह कार्रवाई देवघर DC मंजूनाथ भजंत्री पर इसलिए हुई है क्योंकि बीते दिन
दिन निशिकांत दुबे पर एक साथ 5 थानों में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था। मधुपुर उपचुनाव को लेकर 6 महीने के बाद यह एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण के रूप में डीसी से जवाब मांगा था, लेकिन असंतोषजनक जवाब मिलने के कारण देवघर डीसी पर यह कार्रवाई की गई है। 15 दिनों के अंदर चुनाव आयोग के द्वारा हटाने के लिए कहा गया है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। रामगढ़ के बरकाकाना में 2 करोड़ की लागत से बना पब्लिक हेल्थ सेंटर तैयार है, लेकिन इस भवन को आज तक उद्घाटन का इंतजार है। 2 साल पहले इस पीएचसी का निर्माण हुआ था, लेकिन आज तक इस अस्पताल में ना तो डॉक्टरों की तैनाती की गई, ना ही किसी नर्स या फिर अन्य स्टाफ की। जबकि इस अस्पताल परिसर में पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आवास का भी निर्माण कराया गया है, लेकिन अस्पताल के शुरू नहीं होने से आज भी छोटी मोटी बीमारी का इलाज के लिए यहाँ के लोग रामगढ़ जाते हैं, रांची जाते हैं। हमारे सहयोगी जावेद खान ने जायजा लिया है। बरकाकाना में आप हमारे पीछे देख सकते हैं 2 वर्ष पूर्व इस अस्पताल का निर्माण 2 करोड़ रुपए के लागत से कराया गया था, लेकिन निर्माण के बाद से यह अस्पताल अभी तक बंद है। ऐसे में 1 दर्जन गांव के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा यहाँ नहीं मिल पा रहा है और यहाँ के लोगों को इलाज के लिए रामगढ़ और रांची का सफ़र तय करना पड़ता है। ऐसे में कई तरह की परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ता है। अभी हम सीधे बात कराते हैं कि किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बताइए। अचानक कोई बीमार पड़ जाने से काफ़ी दूर जाना पड़ता है। यहाँ सामने में अस्पताल रहती तो जल्दी सुविधाएं मिलती, हम लोग को काफ़ी दूर हो जाती है जाने में। बहुत सारा परेशानी होना पड़ता है। यहाँ बाइक बोलते हैं 4 व्हीलर भी नहीं मिल पाता है जल्दी, एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाता है। यहाँ सामने रहता डॉक्टर सुविधा रहता तो यहाँ जल्दी उपलब्ध होता कि भी हम लोग इसके बारे में 2-3 दिन में कर लेंगे, क्योंकि पतरातू के प्रभारी भी हमको इस बारे में बोले हैं कि वो एक अच्छी बिल्डिंग है और उसको बनने से वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। हम लोग इसको बहुत जल्द ही शुरू करने वाले हैं। ये लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द अस्पताल का यहाँ पर संचालन शुरू हो जाए, यहाँ पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और दवाइयाँ मिलना शुरू हो जाए, ताकि इस क्षेत्र के 1 दर्जन गाँव के लोगों को रामगढ़ और रांची जाने की जरूरत नहीं पड़े। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। कोरोना की वजह से मां, भाई और अपने बच्चे को खो देने के बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है, वो भी महज 3 महीने में। इस महामारी ने कई जिंदगियों को हमसे छीना है और अगर हमने अब भी टीकाकरण का सुरक्षा कवच नहीं अपनाया तो न जाने आगे ये जानलेवा बीमारी कितने जिंदगियों पर हावी होगी। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ आप तक लाया है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की ये कहानी। पिछला 1 साल मौत और तबाही का रहा। गीता गुप्ता अब तक ये समझ नहीं पाई हैं कि इतने छोटे समय में उनके परिवार पर इतना बड़ा संकट कैसे आ गया। उनके पति मानिक राज का कहना है कि उनके 55 वर्षीय बड़े भाई कपिल पिछले साल नवंबर में कोरोना संक्रमित हो गए। इसके बाद इनकी 79 वर्षीय मां सुलक्षणा गुप्ता इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ गई और महज 8 दिनों के भीतर दोनों की मौत हो गई। मदर जी ने बोला कि भाई मैं नहीं हॉस्पिटल में रह सकती हूँ, बुजुर्ग हूँ, उम्र ज़्यादा है इसलिए मैं नहीं जा सकती। तो वो घर में ही बैठे, फिर वो दवाई दे दी थी वो हॉस्पिटल से, वो ही खाते रहे, रात को नहीं रहे। सिर्फ वो ही नहीं, परिवार के कुल 8 सदस्य इस बीमारी की चपेट में आ गए, लेकिन शुक्र है कि सभी ठीक हो गए, जिसमें उनका 23 वर्षीय बेटा कार्तिक भी शामिल था। ऐसा परिवार का मानना था। इस साल फरवरी महीने में कार्तिक घर लौटा, अब बिस्तर पर लेटा, लेकिन दोबारा कभी नहीं उठा। शमशान गया, अकेले गया ना, दोनों बारी तो वहीं गया, फिर घर आता था, वो आके रोना, उसने बोलता था क्या मैंने दादी और चाची को इन हाथों से क्या जलाया, बोलता है ऐसे। फिर आके उसने जोर जोर से रोना बहुत ज़्यादा, फिर सदमा ही लगा होगा उसको, ऐसे ही लग रहा है हमारा भी, बस और कुछ नहीं। उनके करीब रहता था ना ज़्यादा करो, दादी को दादी 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 करता रहता है ज़्यादा, उनके साथ ही रहता है ज़्यादा। क्या कार्तिक की मौत शौक की वजह से हुई या फिर उसे कोरोना के बाद कोई परेशानी थी जिससे उसकी अचानक मौत हो गई? हम लोग सोचते हैं कि नहीं, उसको कोरोना का ही कोई लक्षण था जिस वजह से उसकी डेथ हुई है,
क्योंकि वो पॉजिटिव के साथ रहा, उसकी दादी भी पॉजिटिव थी, उसका चाचा भी पॉजिटिव था, कॉम्प्लिकेशन थी उसको कोरोना की। अब तो दिल नहीं करता किसी काम को भी, कोई काम भी करे या कुछ है, बस जीने का कुछ मजा ही नहीं है वैसे जैसे लगता है। भारत में तब टीकाकरण की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन इनकी दुखद कहानी हमें याद दिलाती है कि टीका जिंदगी बचाता है और हमारे अपनों को फोटो एल्बम में एक याद की तरह नहीं सिमटना चाहिए। सदमा तो लगा, अब क्या करना, उस टाइम अगर वैक्सीन होती तो बच जाते। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। मैं मुबारक देती हूँ नेटवर्क 18 को और फेडरल बैंक को जो इस वक्त संजीवनी मूवमेंट लाए हैं शॉर्ट ऑफ लाइफ में। ये देखिए, मीडिया भी मिल गया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी मिल गया और सबके भले के लिए जुड़ गया। किस लिए? ताकि हम लोग वैक्सीनेशन कराएं और अपने आप को कोविड से बचाएं। मैंने खुद 2 लगवाए हैं जैसे जैसे डॉक्टर ने सलाह दी, जिसकी वजह से मैं बची रही और मेरा परिवार भी बच गया। तो इसलिए अपने लिए भी लगवाओ और अपने साथियों को भी लगवाओ।